चैनल में आप लोगों का वेलकम है बच्चों। लीजिए आप लोगों की डिमांड पे मैं आज एक्सरसाइज 6 के ऊपर में लेके आया हूँ वीडियो। ओके, तो आप ध्यान दो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। ओके, ये मतलब दो तरह की चीजें होती हैं। एक है समरूप, है ना, एक समरूप, और दूसरी चीजें होती हैं सर्वांगसम। ओके, अब देखो सर्वांगसम क्या होती है। सर्वांगसम का अर्थ है जिसका आकार बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो किसी अन्य आकृति के बराबर हो। एक पहली आकृति है, एक सपोज दैट कि एक त्रिभुज लेते हैं, है ना, ये त्रिभुज है, अगले त्रिभुज से जस्ट एकदम पूरा पूरा इस ये बराबर है ना। ये त्रिभुज, सॉरी, ये साइड इसका इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो इनको हम सर्वांगसम के नाम से कहते हैं, है ना। और इसका साइन क्या होता है सर्वांगसम का? इक्वल भी होता है हर चीज, और इसमें एक समान भी होती है ना। तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। अब अच्छा, एक आकृति जैसे कि एक आप बॉल ले लो, है ना। अब वो बॉल अगले बॉल से क्या होगी? वो साइज में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, फिर भी वो दोनों गोल होती है ना। तो वो वे एक मतलब हम वो समझ जाते हैं कि वो एक समान रूप की है ना। तो समान रूप की होती है, तो लेकिन उनका साइज भले छोटी बड़ी हो, बट उनको हम समरूप कह सकते हैं, जिसका साइन ये होता है ना। ये आकार में बराबर हो या नहीं हो तो उसके ऊपर में वो डिपेंड नहीं करते हैं, बट समरूप का अर्थ होता है समान आकार की, है ना। तो आप इस बात पे ध्यान देना। ये दो अलग अलग वर्ड्स के ऊपर में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है 6.1। ओके, आप देखो सभी क्वेश्चंस, आप देखो यहाँ पर, है ना, सभी क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं। आप ध्यान देना, सभी वृत्त आपस में क्या होती हैं? सभी वृत्त, कोई छोटी होगी हो सकती है ना, और कोई बड़ी भी हो सकती है। तो कोई छोटी बड़ी सभी, तो वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होगी, है ना। इसमें से ये जरूरी नहीं कि ये सर्वांगसम होंगी, बट ये जरूरी है कि वे आपस में समरूप होंगी, है ना। ये निश्चित है कि वो आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी, है ना। अब आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें है कि सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं। निश्चित वही बात होता है ना कि सभी वर्ग आपस में सेम टू सेम वही चीज हो जाता है। इसमें सभी वर्ग आकार में बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती हैं, बट वे आपस में क्या होगी? समरूप होगी। तो इसमें समरूप का जो आपका ऑप्शन है उस पर आप टिक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर है सभी के बाद खाली स्थान है, उसके बाद में है समबाहु, विषम बाहु, है ना, समद्विबाहु बाहु, है ना। तो किस तरह के त्रिभुज आपस में समरूप होती है ना। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर समद्विबाहु कुछ भी हो सकती हैं, बट उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें सभी एंगल्स आपस में बराबर हो सकती हैं। बट अगर त्रिभुज सभी मतलब त्रिभुज समबाहु है ना, तो ये निश्चित है कि सभी एंगल्स उसमें 60 डिग्री की होंगी, है ना। तो इसके लिए सभी समबाहु त्रिभुज जो होती हैं वे आपस में क्या होती हैं? समरूप होती हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? समरूप। ओके, अब आप अगले क्वेश्चन में फिर इसके बाद ध्यान दो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज मतलब 5 भुजा वाले, जैसे पेंटागन या सेक्सागन होते हैं, तो उसी तरह से उसी तरह की आकृति वाले वे आपस में क्या होती हैं? चाहे उनकी भुजाओं की मतलब जो भी लंबाई होती है, साइड जो भी बड़ी छोटी हो सकती है ना, बट वे आपस में क्या होती है? सभी मतलब समरूप होती है ना। आप ये बिल्कुल ध्यान देना। ओके, अच्छा, यहाँ पर और उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं?
संगत भुजाएं क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होती हैं, है ना। बराबर होना ये जरूरी नहीं है, बट वे आपस में समानुपाती हैं और उनके संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, है ना। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और वे आपस में बहुभुज समरूप होते हैं। वे उनकी संगत कोण क्या होते हैं, वो निश्चित ही बराबर होते हैं, चाहे उनकी भुजाओं की लंबाई वो छोटी बड़ी हो जाए, बट उनका जो आपस में कोण बनता है तो वो कोण भी हम लोगों का क्या होता है कि बराबर होता है ना। और ये संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समानुपाती होती है, मतलब समान अनुपात की होती है। ओके, नेक्स्ट अगला ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना, जिसमें आकृतियां समरूप होती हैं। आकृतियां समरूप होती हैं तो उसका आप एक उदाहरण डाल सकते हैं क्या, अब 2 वृत्त बना दो, है ना, एक छोटी एक छोटी है, एक बड़ी है, बट वो क्या है, समरूप होती है ना। अब अगला फिर इसमें 2 बनानी है तो अब डाल दो इसमें समरूप आकृतियों में, जैसे अब इसमें बना दो वर्ग, है ना, स्क्वायर बना दो आप, है ना, 2 स्क्वायर बना दो, एक छोटी बना देते हैं, बड़ी बनाते हैं, फिर भी ये आपस में क्या होती है, ये निश्चित ही आपस में समरूप होंगी, है ना। सभी वर्ग में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, निश्चित ही बनेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपस में ये आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। और ये सेकंड में देना है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो निश्चित ही आप बना सकते हैं आराम से, है ना। एक समबाहु बना दो, एक मतलब विषमबाहु बना दो, है ना, त्रिभुज की आकृति। फिर एक इसमें आप दोनों उदाहरण में आप हो सकता है त्रिभुज डाल दो या फिर आयत डाल दो, इस तरह का, है ना। अगला 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अब ध्यान दो, बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 2 प्रकार की आकृति हैं, दोनों आपस में समचतुर्भुज के रूप में आते हैं, है ना। इसमें सभी भुजाएं क्या है, 1.5 है ना, और यहाँ पर सभी भुजाएं क्या है, 3 से मतलब 3 सेंटीमीटर आसपास की सभी भुजाएं। अब ध्यान दो, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। ओके, और इसमें भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, पर क्या इन आकृतियों को हम लोग समरूप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रीजन क्या है, इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, जो आकार बनते हैं एंगल के, तो ये एंगल यहाँ पर मतलब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो मतलब हम लोग को समरूप कहने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ एक समान जैसा होना चाहिए, है ना। भले आकृति में वो छोटे बड़े हों, बट एक समान चाहिए, है ना। जैसे कि आप एक बड़ा त्रिभुज ले लो, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है ना, इसके अंदर ही, बट ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों आकार में भले छोटे बड़े हों, बट इनका मतलब इनको हम समरूप कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल्स हैं वे आपस में 60 डिग्री के बनते हैं, है ना। फिर भी एक ही जैसे आकार के होने की वजह से इन दोनों त्रिभुज को, आप बाहर वाले त्रिभुज को और अंदर वाले त्रिभुज को, दोनों को हम लोग समरूप कहेंगे। ओके, तो अब आपका एक्सरसाइज जो है 6.1 ये खत्म हो जाता है। अब हम ध्यान देंगे खास करके ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को हम आप थेल्स महोदय ने मतलब महोदय जो हम लोगों के एक गणितज्ञ थे, है ना, यूनान के, उनके द्वारा ये दिया गया था। तो इस वजह से इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के द्वारा भी जाना जाता है इसको, है ना। तो ये आपके एग्जाम में श्योर इसका क्वेश्चन आना ही आना है ना। आप इसको एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसमें क्या है, आप ध्यान देना। इसमें एक्चुअली इसमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज है ये ABC, है ना। अब ध्यान दो,
यहाँ पर त्रिभुज एक एबीसी है जिसमें बीसी के समांतर, समांतर मतलब कैसी रेखाएं होती हैं जो कि आपस में कभी नहीं करती है। जैसे कि ऊपर में अगर हम ये रेखा बोले और ये रेखा, ये आपस में बढ़ाए जाने पर आपस में नहीं कटेगी, है ना। तो इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर बीसी और डीई, है ना। ये बढ़ाए जाने पर भी आपस में नहीं कटती है ना। तो इस तरह की रेखाएं जब किसी त्रिभुज को काटती हैं, है ना, कहने का सीधा अर्थ है आपको, बीसी के समांतर डीई अगर है तो क्या होता है, एडी इक्वल टू एडी बाय डीबी, है ना, और एई बाय ईसी, है ना। तो ये आपस में बराबर होंगे, है ना। इसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिए। त्रिभुज के आधार से, है ना, त्रिभुज के आधार से जो भी रेखा होती है, यहाँ पर रेखा है ना बीसी, बीसी के आधार से जो भी रेखा है डीई, वो आपस में अगर समांतर होने पर क्या करती है, त्रिभुज के भुजाओं को एक समान अनुपात में काटती है। एक समान अनुपात में काटती है। तो इसी को आप इसमें समझते हैं, है ना। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे कि ये कैसे आपस में एक समान अनुपात में करती है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देने पे आपके दिमाग में ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दो। सबसे पहले अब दो दिया है ना, ये पॉइंट कोई भी मतलब यहाँ पर एक्चुअली प्रमेय क्या होता है, आप सीधा बात समझो। यहाँ पर प्रमेय क्या होता है, प्रमेय एक केस लड़ने जैसा है जिसमें कि कुछ प्रमाण वगैरह देना होता है, उसके थ्रू से हम लोगों को गणित में सिद्ध करना होता है कि मतलब जो भी गणित में दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप अब देखो समझो। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी ओके में बीसी समांतर डीई, क्या है, बीसी समांतर डीई। ये समांतर का चिन्ह है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। ओके, ये समांतर का चिन्ह है ना। तो बीसी समांतर क्या है, डीई, है ना। ये हम लोग खींचते हैं। अब यह क्या करता है, एबी को डी पॉइंट पे करता है और एसी को ई पॉइंट पे करता है। जैसा कि आकृति का अनुसार से आप निश्चित समझ रहे हैं इसको, है ना। तो ये काटती है ना, बस वही लिखा हुआ है। अब सिद्ध करना है हम लोगों को कि ये इसको समान अनुपात, कहने का मतलब एडी बटे डीबी, है ना। एडी बटे डीबी कहने का अर्थ यहाँ पर क्या समझ रहे हो, एडी बटे डीबी, है ना, ये समझ रहे हो ना। और यहाँ पर आप समझ रहे हो एई बटे ईसी, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझो कि इसका जो अनुपात होगा, कहने का मतलब एडी बटे डीबी इक्वल टू एई बटे ईसी, है ना। अब समझ रहे हो। अब आगे बढ़ो यहाँ पर। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है ना। प्रूव करना है, सिद्ध करने में इसको लिख दिया एडी बटे डीबी इक्वल टू एई बटे ईसी, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रमाण लेते हैं, है ना। प्रमाण लेते हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आप देखो, हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, एक रचना करते हैं इसमें, यहाँ रचना। ओके, ये रचना का पॉइंट आप सिद्ध करने के पॉइंट पे आए थे यहाँ पर, है ना। उसमें हम एडी बटे ए पढ़ना था, उसके बाद हम क्या किए, रचना का पॉइंट हम लोग कुछ रचना किए इसमें प्रूव करने के लिए, है ना। तो प्रूव करने के लिए कुछ रचना की। क्या रचना की, आप देखो, ई एन लंब एबी पर खींचा, है ना। ई एन एक लंब खींचा जो कि यहाँ पर एबी रेखा पर ये क्या करता है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब इसके बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका इस तरह का साइन है ना। यहाँ पर पूरा 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल कटता है। ओके, इसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का जब काटता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना, है ना। कोई भी एंगल जब हम किसी पे अगर 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, ओके,
यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल को शो करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का एक चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या समझते हैं कि ये अगर AB है और ये CD है, इसको क्या लिखते हैं हम, यहां पर ध्यान दो, AB लंब CD। ओके, जैसे समरूप और सर्वांग का एक चिन्ह होता था ना, उसी तरह से यहाँ दो चिन्ह बने, एक यहाँ पर आपने देखा और एक यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री को शो करते हैं, है ना। तो अभी आपने देखा यहाँ पर EN लंब AB, है ना। तो इसी को मैं समझाना चाहता था, EN लंब AB बनाया और हम लोगों ने क्या बनाया, DM लंब AC, है ना। यहाँ DM लंब AC पर AC भुजा पे एक लंब खींचा, कहां से, देखो D पॉइंट से, ठीक ना। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि AB पे भी एक लंब खींचते हैं, कहां से, E पॉइंट से। और ध्यान देने की बात है कि दोनों DE जो रेखा है उसके एक छोर से यहां पर खींचते हैं M पॉइंट पे, है ना, और एक छोर से इधर से यहां पर खींचते हैं, है ना। तो दो बात हमेशा याद रखना, है ना, कि दोनों छोर से हम लोगों को एक 90 डिग्री का, दोनों छोर से एक 90 डिग्री का खींचना है, एक M पॉइंट पे, है ना, या एक N पॉइंट पे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, चलिए हम लोग क्यों कर रहे हैं इसमें, आप ध्यान दो। यहां पर एक त्रिभुज है, क्या, त्रिभुज BDE, है ना, BDE। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहां पर करते हैं, आप ध्यान दो। यहां पर सपोज दैट आप क्या करते हो ना, एक यहां पर देखो, त्रिभुज का ऊंचाई जब तक हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है तो तब तक हम लोग उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते हैं, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है कि ये ऊंचाई बहुत जरूरी है। ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है ना। तो ये आप जानते हो ना। अब आप समझो कि अगर ये त्रिभुज इस आकार की रहे, इस आकार की रहे, जिसमें ऊंचाई पता न चले, तब आप क्या करोगे, इस भुजा को ही आगे तक बढ़ाओगे, है ना। और यहां इस शीर्ष से आगे, अगर इसको ए पॉइंट बोलते हैं, तो ए पॉइंट से एक शीर्ष गिराते हैं, है ना, रचना करेंगे, जो कि इसको मतलब ये एक एच इसको बोला जाएगा, है ना। और यहाँ इस तरह से एक एच यहां पर लेंगे, और इसके बाद हम लोगों को इसका ऊंचाई प्राप्त होगा, है ना। तो बस वही सेम टू सेम किए हैं हम लोग। क्या किए हैं, इससे 90 डिग्री का एक एंगल गिरा दिए हैं, है ना, एक 90 डिग्री का एंगल। अब इसके थ्रू से क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज BDE का एक, मतलब त्रिभुज BDE का क्या करेंगे, एरिया करते हैं, है ना। हम लोग त्रिभुज देखिए, यहाँ पर त्रिभुज एरिया BDE है ना, और एरिया ADE। सबसे पहले क्या करना बच्चों, आप ध्यान दो, एरिया ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, है ना। तो आप इसका आप देखो, यहां पर समझो, सबसे पहले ADE और यहां पर BDE, इन दोनों का आपस में आप तुलना करते हो तो क्या हो जाता है, यहां पर ध्यान दो। अगर यहां से समझते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। अब ध्यान दो यहां पर कि प्रमाण में अगर हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, ये ट्रायंगल है, ओके। अब इसमें डायरेक्ट हम लोगों को पता चल रहा है कि इसका जो हाइट है ये इतना है, क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब ये इस पे सीधा है, तो ये इसका हाइट हो गया, है ना। तो ये हाइट हो गया। आधार गुने क्या होता है बच्चों, ऊंचाई होता है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो यहां पर एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल ADE का हम आधार लेते हैं, आधार हम इसको मानते हैं, यहां पर A से D तक का पॉइंट को, है ना, इसका लंबाई को मानते हैं। तब क्या करेंगे, AD इंटू इसका ऊंचाई क्या होगा,
यहां से लेंगे तो ये ई एन। ओके, तो 1/2 देखो एडी गुना ई एन, ये करते हैं। अब हम लोग ये भी करते हैं, यहां पर इसके नीचे वाला पॉइंट पे आ जाते हैं यहां पर। अब देखो यहां पर बीडीई है ना, बीडीई ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई का कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप क्या किसे कर रहे हो, यहाँ पर देखो बीडीई का। तो बीडीई का कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आधार भुजा क्या है इसकी, बीडी, है ना। आपको सीधा सीधा पता नहीं है कि आपको इसका हाइट क्या है, तो आप एन बिंदु तक जाते हो, यहाँ पर ई से आप 90 डिग्री गिरा रहे हो, तो बीडी लाइन को ही आगे बढ़ाते हो। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था, बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, है ना। जैसे बीडीई का कंडीशन है ना, सेम टू सेम यहां पर है। यहां पर मान लो इसको बी, इसको डी का पॉइंट है और ये ई का पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ई से एन पे गिराते हैं, बस यही कंडीशन है ना। ई पे एन पे एक मतलब लंब गिराते हैं और इसका क्या निकालते हैं, एच, है ना। ये इसका हाइट होता है। हम लोग अब इस त्रिभुज का मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार भुजा क्या है हम लोगों की, डीबी। ओके, यहां तक पूरा नहीं लेते हैं, है ना। यहाँ डीबी है और ऊंचाई कितनी है त्रिभुज की, ये कैसे जानेंगे। तो ये यहां से ई पॉइंट से यहाँ पर गिराते हैं लंब, तो ये लंब जब गिराते हैं तो ये बीडी रेखा को ही आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली हम लोग जानना चाहते हैं कि इस त्रिभुज की हाइट कितनी है। ओके, इस त्रिभुज की हाइट कितनी है, और हम लोग क्या लिखते हैं इसका, 1/2, है ना। और ये लिखते हैं बीडी गुने ई एन, है ना। बीडी क्या है, आधार भुजा, और ई एन क्या है बेटा, देखो आप लोग, ई एन इसकी हाइट होती है ना, ई एन इसकी हाइट है। हम लोग क्या किए हैं इसमें, देखो त्रिभुज बीडीई पे क्या किए हैं, बीडी इसकी आधार भुजा है, जैसे यहां पर थी, है ना। बीडी आधार भुजा है और बीडी पे क्या करते हैं कि 1/2 बीडी इंटू ई एन। जैसे कि आप लोगों ने पूछा था ना इस थ्योरम के बारे में, अच्छे से बताइए, तो फिर मैंने समझाने की कोशिश की अभी आप लोगों को। तो देखो आशा करता हूं समझ चुके होंगे आप लोग। अब यहाँ पर ई एन हम लोगों की क्या है, हाइट है। अब इसके बाद में, अब आप ध्यान दो, अब आप यहाँ पर इस त्रिभुज का हम लोग एडई का फिर से देखेंगे, किस व्यू से, उसको सोचो। यहाँ पर एडीई देखो, बट इसका आधार भुजा अभी एडी नहीं लेके एई लेंगे, है ना। अभी एई लेंगे, देखो एक बार एडीई बटे क्या करते हो, बीडीई करते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई पहले किया, और उसके बाद नीचे क्या करते हो, ट्रायंगल बीडीई करना है ना, फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में क्या करना है, इसी को ट्रायंगल एडीई तो लेना है, लेकिन अब आपको लेना है बदल दो, यहाँ पर बीडीई ना लेके इसको सीडीई लो, है ना। आप समझ रहे हो। अब आप इस पे ध्यान देना, यहाँ पर सेम टू सेम यहीं पर हम लोग डी से एम गिरा है ना, तो सेम पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर एडीई का एरिया क्या होगा, एडीई का एरिया यहाँ पर अब आपने चेंज कर दिया है, एई ले रहे हैं, है ना। 1/2 एई लिया, और आपकी ऊंचाई क्या है, डीएम, आपने डीएम लिया। ओके, फिर 1/2 आधार भुजा क्या है, ईसी, हाँ सीई जो हम लोगों की आधार है, ये भुजा, और इसकी उसी तरह से ऊंचाई अगर निकालते हैं तो यही है डीएम। ओके, तो अब आप समझे ना, इस तरह से एक बार ई एन था, एक बार अब अभी अगर पलट दिए इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल के लिए, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, आगे बढ़ के हम यहाँ करते हैं तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर गिरता है, इसलिए ऊंचाई क्या होगी इसकी, सेम डीएम होगी,
है ना। अब समझ रहे हैं ना। अब आगे देखो 1/2 यहां पर हम लोग करते हैं, यहां पर देखो ADE के लिए 1/2 AE लेते हैं, है ना। AE उधर का लेते हैं 1/2 AE इंटू DM, है ना। DM ये दोनों, है ना। तो DM इसकी ऊंचाई रहती है, ये आधार होता है ना। अब EC इसकी क्या है, EC आधार है। अच्छा ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की, DM। तो ऑटोमेटिक EC लेते हैं और यहाँ DM, तो ये DM ऑटोमेटिक कट जाती है, 1/2 भी आपस में कट जाएगा। और एक्चुअली बचता क्या है, AE/EC, है ना। AE/EC उसी तरह से इससे पहले भी यहाँ पर कटता है, 1/2 आपस में कटेगा, EN आपस में कट जाएगा। और पहला इक्वेशन के थ्रू से हम लोग पाते हैं कि AD/BD। ओके, तो AD/BD जब हम पाते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दो, जब हम यहाँ पर पहला इक्वेशन हम पहला त्रिभुज का जब निकाल रहे थे तो उस समय हम क्या किए कि इस त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का जब निकाले तो जो भी आया हम लोगों का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन एक मानते हैं, है ना। और ट्रायंगल BDE का निकालते हैं एरिया, तो इसमें जो भी आता है हम लोगों का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। हाँ, फिर आप ये लिखो कि समीकरण 1 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर किसको, 2 को, है ना। ADE को ऊपर रख दो, है ना। ADE को ऊपर रखते हैं, BDE को नीचे रखते हैं, और उसके बाद में 1/2 AD इंटू EN करते हैं। तो और नीचे ट्रायंगल जो भी इसका वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। फिर आप EN ऑटोमेटिक जो कटने वाला है काट दो, बचता है क्या, AD/BD। इस तरह से ये जो वैल्यू आपको मिलता है इसको आप थर्ड इक्वेशन में ले लो, है ना। अब आप ध्यान दो कि इसके बाद ही हम लोग जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल को लेते हैं, है ना, इस ट्रायंगल को, और यहाँ पर लेते हैं, तो इस समय आप ना पहले बात अब ध्यान दो, पहला बार हम लोग इस भुजा के भागों को आधार माने थे, सेकेंड टाइम में हम लोग इस भुजा के भागों को आधार मानते हैं। ADE के लिए अब हम लोगों का आधार भुजा क्या था, AE, है ना, 1/2 AE इंटू DM, है ना। और नीचे के त्रिभुज DEC के लिए 1/2 यहाँ पर EC इंटू DM करते हैं, है ना। दोनों में DM देखिए ऑटोमेटिक कटता है, और AE/EC हम लोगों का अनुपात निकल जाता है। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर इस त्रिभुज में, ओके, और इस त्रिभुज में, है ना, ये जो BDE त्रिभुज में ध्यान देना, है ना। और त्रिभुज इसमें CDE में आधार क्या है, DE, ओके, DE आधार है। अब इस आधार अगर समान आधार होता है तो कोई भी त्रिभुज क्या होता है, उसका एरिया बराबर होता है ना। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप जो हम लोगों का एरिया समान आधार होने पर उसका एरिया बराबर होता है। तो इस तरह से क्या होता है, BDE बराबर हो जाता है किसका, आपका CDE का। इस स्थिति में हम लोग ये ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि ये जो मतलब AD/BD हम लोगों का मिला है, अब ध्यान दो, AE/EC का बराबर होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान पहले से देना कि ADE और त्रिभुज ADE का तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, बट CDE और यहाँ BDE भी बराबर है ना। तो ऑटोमेटिक ये चीज पता चल जाता है कि AD/BD ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है AE/EC का। बच्चों एक चीज कि शायद मैं स्पीड बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, बट आप ध्यान सुनने की कोशिश करोगे तो समझने में आप लोगों को अधिक दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है ना। और समझ में नहीं आने पर आप कमेंट करो, मैं अगर स्लो में ही अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर देते हैं AD/DB और AE/EC। तो ये रहा आपका थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय इस तरह से आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और
आप लोगों को ये हमेशा याद आनी चाहिए, है ना, कि कैसे बनाना है इसको, किस तरह से प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट आप ले लेते हैं, है ना, शॉर्ट ले लेते हैं और समझने की कोशिश करोगे। हाँ, क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी आप ले लो, है ना, बी सी। अब यहां पर आपने लिया था क्या, डीई। ओके, हम लोग क्या कर हमने सबसे पहले क्या किया, डीई से एक लंब लिया जो कि यहां पर एम, हाँ एम पॉइंट है, और ई से एक लंब बनाया जो कि यहां पर एन पॉइंट। ओके, और हमने क्या किया, रचना में ये दो काम किए थे और सीडी को भी मिला दिया था। ओके, ये सारे काम किए थे। अब आप एक पहला चीज क्या किए थे, आप ट्रायंगल, यहां पर ए बी सी है, हाँ, तो ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इसमें आपको ध्यान देना है, आपने क्या किया था, ट्रायंगल ए डी ई बटे ट्रायंगल, ध्यान देना यहां पर डीई मतलब ट्रायंगल बी डी ई लिया, है ना। देखो ध्यान दो, सबसे पहले इस भुजा के लेंगे, है ना, पहले ए डी ई लिए बटे ट्रायंगल डी बी ई, है ना। तो इस ट्रायंगल को लेता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हम लोगों का आधार जो है ये क्या है, बी डी है, जिसका ऊंचाई क्या है, ई एन है। ओके, तो 1/2 आधार होता है हम लोगों का बी डी, है ना, और वो आप लोगों का ऊंचाई क्या होता है, ई एन, है ना, इसके साथ में गुना होता है। और इस तरह से हम लोगों को ये त्रिभुज हाँ यहाँ पर ये प्राप्त होता है। और उसके बाद में, उससे पहले हम लोग किए थे त्रिभुज ए डी ई, है ना, तो इसका आधार हम लोगों ने लिया ए डी को, है ना, तो 1/2 ए डी गुना ई एन, है ना। दोनों में ऊंचाई, आप ध्यान दो, दोनों में ऊंचाई आपका ई एन ही रहता है, और ई एन ऑटोमेटिक कट जाता है, इस तरह से हम लोगों का, है ना, ई एन ऑटोमेटिक कट जाता है, और हम लोगों का ये बचता है एडी बटे बी डी। ओके, ये एडी बटे बी डी। हाँ, फिर नेक्स्ट आप ध्यान देते हो कि एडीई में हम लोग अब इस पक्ष का भुजा लेंगे, है ना, एई को आधार भुजा बनाएंगे और डीएम को हाइट बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से त्रिभुज एडीई के लिए एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 एई गुना डीएम, है ना। तो देखिए 1/2 एई गुना डीएम, है ना। फिर आप क्या करते हो, यहां पर से आप डीईसी में, ट्रायंगल डीईसी में, है ना, ट्रायंगल डीईसी में क्या करते हो, इसका मतलब हाइट हम लोग क्या लेते हैं, जैसे इसमें हम लोग ई एन लिए थे, वैसे ही इसमें हम लोग डीएम लेंगे, और डीएम दोनों में कॉमन आ जाता है ना। तो अच्छा, इसमें आपका 1/2 एई इंटू डीएम होता है ना। और फिर उसके बाद ट्रायंगल डीईसी के लिए क्या होता है, 1/2 ईसी इंटू आपका डीएम होगा, है ना। तो देखिए, है ना, ईसी इंटू डीएम हो गया, 1/2 ईसी इंटू डीएम, तो ऑटोमेटिक डीएम कट जाता है, और हम लोगों का क्या अनुपात बचता है, एई बटे एसी। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, है ना, ये पहला एक है और ये आप दूसरा लो, 1 2 ये 3, है ना, तो ये तीसरा, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर रहते हैं। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, एक ये इसके साथ मिलाता हुआ, है ना, और यहाँ पर एक अलग, है ना, इस तरह से। तो मेरे अंगुली में ध्यान से देख रहे हो ना आप, बस। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, एक आधार पे बने हुए हैं, है ना, एक आधार पे बने हुए हैं, और इस वजह से क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, है ना, मतलब त्रिभुज इसका एरिया जो होगा आपस में बराबर होगा, है ना। इस वजह से आप क्या करते हो कि ये जो अनुपात है एरिया ऑफ एडीई बटे सीडीई, ये ऑटोमेटिक बराबर होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई का, है ना। तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना।
दोनों में एडी के साथ में ही, एडीई के साथ में ही हम लोग तुलना किए हैं। देखिए दोनों में एडीई है ना, और ये भी हम लोग चूंकि पहले से समान आधार के चलते बराबर है प्रूव कर लिए थे। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आप लोगों के लिए ये कोई कठिन मतलब थ्योरम नहीं है अगर ट्रिक समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, है ना, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, समझ में आता है या नहीं आता है। और इसके बाद में हम लोग थेल्स प्रमेय के साथ में क्लियर कर चुके हैं, ऐसे भी 6.2 अब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, अगले में, ठीक है। तो आप लोगों को बाय।